स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का फिर से। और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं जो कि है कर्नाटिक वॉर्स। अपने पिछले मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर में जब हम बात कर रहे थे, लेक्चर में बात कर रहे थे, तो हमने देखा था कि किस तरीके से यूरोपियन पावर्स यहाँ पर आती हैं और एक एक करके उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया। पुर्तगाली रहे हों, चाहे डच रहे हों, चाहे डेन रहे हों, चाहे फ्रांसीसी या फिर अंग्रेज, एक एक करके ये आते हैं और यहाँ पर इन्होंने अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया। इनके बीच में आपस में संघर्ष हुए और एक एक करके ये शक्तियाँ कमज़ोर होती गई। लेकिन जो दो मेन पावर्स थी वो कौन सी थी? वो थी फ्रेंच यानी फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स। ये दो मेन पावर्स थी और अगर इन दोनों की हम बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में हर एक स्थान पर इनके बीच में एक संघर्ष चल रहा था। कॉलोनियों के निर्माण को लेकर ये अपने उपनिवेश को बनाने में बहुत ही बिजी थे, दोनों। और वर्ल्ड में ऑलमोस्ट हर एक स्थान पर इनके बीच में 36 का आंकड़ा बना ही रहता था। और जब भी वर्ल्ड में कहीं पर परिस्थितियां बनती बिगड़ती तो उसका प्रभाव यहाँ पर भी पड़ता। पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में हम ये चीज़ देखते हैं कि जब भी कहीं पर विश्व में कुछ भी चेंजेस हुए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो हमारे यहाँ भी चेंजेस हुए ही हुए हैं। और ऐसा ही कुछ इस समय भी हुआ। और टोटल 3 कर्नाटक के युद्ध होते हैं। कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो आधुनिक प्रेजेंट टाइम का जो तमिलनाडु वाला एरिया है वो हमारा है। कौन सा? वो है हमारा उस समय का कर्नाटक वाला एरिया। और यहाँ पर इनके बीच में संघर्ष की कहानी चलती है और किस तरीके से ये संघर्ष होता है, 3 युद्ध होते हैं इनके बीच में, उन्हीं को हम आज डिस्कस करेंगे और जानेंगे। और किस तरीके से इन युद्धों के परिणामतः, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपना एक कंट्रोल स्थापित किया और धीरे धीरे वे आगे बढ़ते गए, उसको हम देखेंगे और समझेंगे। देखिए, एक चीज़ तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि किस तरीके से यूरोपियन कंपनीज यहाँ पर आती हैं। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, इंग्लिश आए, फ्रेंच आए, इस तरीके से डेन आए। लेकिन 2 ही मेन पावर थी जो अब तक बची हुई थी 1746 तक, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स। पुर्तगीज़ नहीं, पुर्तगीज़ तो अब तक ऑलमोस्ट ओवर होने को आ गए थे। तो इनके बीच में क्या संघर्ष होता है, किस तरीके से होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं और जानते हैं। वैसे तो नोट्स वगैरह में सब कुछ आपको मिलेगा, हम ऐप पे आपको सब कुछ अवेलेबल ही है, लेकिन हम समझने के हिसाब से चलते हैं। देखिए, अंग्रेजों की चाहे फ्रांसीसियों की एक बड़ी नीति थी कि जहाँ पर भी उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होता, किसको लेकर? उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होता, सक्सेशन को लेकर युद्ध होता, गद्दी को लेकर युद्ध होता, ये तुरंत आगे बढ़ते। और किसी ने एक का साइड लेकर इनके बीच में, ये किसी एक का साइड लेते और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित करते। जो भी जीतता उसका कंट्रोल हो जाता। ऐसे ही उपनिवेश बढ़ाते जा रहे थे। और आज आपको एक छोटा सा देश मिलता होगा, ऑस्ट्रिया। यूरोप के मैप में जब आप देखेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम कर रहे थे जब मैपिंग, तो वहाँ पे हमने देखा भी था इसको। ठीक है, जर्मनी पोलैंड के पास में इसको हमने देखा भी था। आज जैसा ये छोटा सा देश नहीं था, उस समय ऑस्ट्रिया एक पावरफुल कंट्री हुआ करता था। और यहाँ पर भी गद्दी को लेकर विवाद हुआ, 2 पक्षों में विवाद हुआ। और डिस्प्यूट का फ़ायदा उठाने के लिए ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी आगे आए। एक का पक्ष लिया फ्रांसीसियों ने, एक का पक्ष लिया किसने? अंग्रेज़ों ने। और धीरे से क्या हुआ, ऑस्ट्रिया का ये उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। अब एक जगह अगर वॉर शुरू होता था तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसका जो होता था ये प्रभाव दूसरी जगहों पर पड़ता ही था। चलते चलते वो प्रभाव कहाँ पर आया? इंडिया में भी पहुँच ही गया। अब तक इंडिया में क्या हो रहा था कि चाहे फ्रांसीसी रहे हों, चाहे ब्रिटिशर्स रहे, ये शांतिपूर्वक अपना ट्रेड में लगे हुए थे, व्यापार में लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा झमेलों में नहीं पड़ रहे थे। लेकिन इस युद्ध के परिणाम स्वरूप थोड़ा सा ब्रिटिशर्स में एक आ गई शेख चिल्ली वाली बात। और उन्होंने क्या किया, फ्रांसीसियों के कुछ नावों पर अपना, जहाज़ों पर अपना कंट्रोल कर लिया। फ्रांसीसियों के कुछ जहाज़ों पर, शिप्स पर अपना कंट्रोल कर लिया। अब अभी तक तो सब कुछ शांति से चल रहा था, लेकिन इससे क्या हुआ? पहला शुरुआत जैसे ही ब्रिटिशर्स ने किया, फ्रांसीसी हो गए बड़े नाराज। और इनका जो गवर्नर था डुप्ले था। डुप्ले बहुत ही शातिर गवर्नर था, बहुत दिमाग वाला गवर्नर था।
तुरंत ही उसने अपनी सेना ली और मद्रास में जो इन्होंने फोर्ट बना रखा था अपना ब्रिटिशर्स ने, वहाँ पर पहुँच गया और उसकी घेरेबंदी कर दी। किले की पूरी घेरेबंदी कर दी। अब अंग्रेज़ों की हालत ख़राब, भैया अब तो लग रहा है फंस गए हमने, हल्के में ले लिया था इनको लेकिन ये तो भाई निकले, रॉकी भाई निकल गए, अब क्या हो। तो इन्होंने क्या किया अंग्रेज़ों ने, ये गए भाई साहब किसके पास, कर्नाटक के नवाब के पास। कर्नाटक के नवाब कौन थे, कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन साहब थे कर्नाटक के नवाब। और इनके पास पहुँचे और बोले अंग्रेज, भैया देखो आप तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है, ये तो हमको हमारे किले उले सब घेर लिए, हमको रहने नहीं दे रहे, हमको व्यापार नहीं करने दे रहे हैं। बुलाया अनवरुद्दीन ने अंग्रेज फ्रांसीसियों को भी, डुप्ले पहुंचा तो बोले, डुप्ले से पूछा, भाई क्या कर रहे हो तुम, ये कैसे काम चलेगा, हमारे राज्य में बैठ रहे हो और हमसे बिना पूछे लड़ने में चल दिए तुम, ऐसे तो नहीं काम चलेगा। डुप्ले का ने पहले ये लोग किए थे, हमारे जहाज वहाज को कैद कर लिए। अनवरुद्दीन बोला नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा। तो फिर ये डुप्ले साहब कहे कुछ करते हैं। इन्होंने कहा कि एक काम करो, हमको इनको जो करना है करने दो, जो मिलेगा मिल बांट के बांट लेंगे। अब अनवरुद्दीन हो गए गुस्सा, बोले ऐसे कैसे कह दिए बांट लेंगे, अब तुमको तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब यहीं से हो गई शुरुआत। और डुप्ले की सेना थी सिर्फ 500 और इनकी सेना थी लगभग 10,000 की। इनको लगा था हम हरा लेंगे, इनको लगा था कि हम हरा लेंगे। और 1746 में कर्नाटक का युद्ध शुरू हो गया, पहला फर्स्ट, टोटल 3 हुए थे, फर्स्ट शुरू हो गया और 48 तक लगभग चलता है। फाइनली कौन जीत जाता है, डुप्ले साहब जीत गए और इनकी 500 की सिर्फ सेना ने 10,000 की इनकी सेना और अंग्रेजों की मिली जुली सेना को परास्त कर दिया। अब अनवरुद्दीन साहब पीछे हट गए अब जब परास्त हो गए तो, लेकिन इसका एक प्रभाव पड़ा। अब तक ये यूरोपियन पावर्स जो थी उनको लगता था भारत की जो शक्तियां हैं उनको हम पूरी तरीके से परास्त नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इनके नंबर्स में ये बहुत कम थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, नंबर में ये 10,000 लेकिन 500 हरा ले गए। इसका मतलब क्या है कि कहीं पर भी अगर आत्म इच्छा हो, इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कुछ भी हो सकता है। और यही यहाँ पर था, फ्रांसीसियों ने एक बेहतर और अच्छे तरीके से जो उन्होंने अपनी योजनाएं बनाई, प्लानिंग की, उसके अकॉर्डिंग वो बढ़े और उन्होंने अनवरुद्दीन को हरा दिया। तो यही कहानी थी और पहले में युद्ध की समाप्ति हो जाती है और इस बीच ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध भी समाप्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर आई गई बात हो जाती है और फ्रांसीसी इसमें कहीं आगे निकल जाते हैं अंग्रेजों से। वही चीज़ यहाँ पर लिखी, 1746 में इतिहास तेजी से बदला, अंग्रेजों और फ्रांसीसी उपज कर्नाटक के 3 युद्ध हुए जो आधुनिक तमिलनाडु में है। इन युद्धों के परिणाम ने फैसला कर दिया कि कौन यूरोपीय शक्ति भारत में रहेगी और कौन शासन करेगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के बड़े दुश्मन थे और कहीं भी युद्ध हो एक दूसरे के विरोध में ही रहते थे। उपनिवेश बसाने एवं व्यापार करने को लेकर दोनों देशों में कड़ी स्पर्धा थी और ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। हमने यही बातें की अभी, ठीक है। आइए और देखते हैं। ऑस्ट्रिया में 2 गुटों की गद्दी की लड़ाई हुई। इन दोनों ने अलग अलग गुटों को समर्थन दिया पर इससे युद्ध की परिस्थितियां बन गई और भारत में जब अब तक शांति से व्यापार चल रहे थे वहाँ पर अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के कुछ जहाज़ों को कब्जे में ले लिया और उससे फिर कहानी और आगे बढ़ती है। फ्रांसीसियों ने मद्रास में सेंट फोर्ट किले को घेर लिया। अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब से सहायता मांगी। कर्नाटक के नवाब ने दोनों से कहा कि उसकी संप्रभुता को चुनौती है ये और उसकी क्षेत्र में कोई युद्ध नहीं होगा, परंतु डुप्ले ने अनवरुद्दीन को लालच दिया और आधा आधा हिस्सा करने की बात की। परिणामतः अपने सेना को उसने भेज दिया, सेना उसकी परास्त होती है और प्रथम कर्नाटक का युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है, ला शेप्ले की एक संधि होती है, उससे ऑस्ट्रिया वॉर समाप्त होता है और एक यहाँ पर संधि होती है, उससे ये युद्ध समाप्त हो जाता है। फर्स्ट वॉर ख़त्म हो गया। अब आती है सेकेंड कर्नाटिक वॉर की, इसकी भी कहानी समझते हैं। इसकी भी कहानी रोचक है। कर्नाटक के पास में ही था दक्कन, के ही पास था दक्कन। इन दोनों ही क्षेत्रों में हो गया एक समस्या, क्या यहाँ पर भी हो गए उत्तराधिकार के युद्ध शुरू और प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। अनवरुद्दीन के साहब कर्नाटक में अनवरुद्दीन के अगेंस्ट में आ गए चंदा साहब और यहाँ पर मुजफ्फर जंग और नासिर जंग में हो गई, बवाल की बात आ गई। तो चंदा साहब ने क्या किया, मदद मांगी किससे,
फ्रांसीसियों से सहायता मांगी। अब फ्रांसीसियों से जब इन्होंने सहायता मांगी तो टुप्ले शातिर आदमी था, उसने कहा अरे भैया इनको भी देखो, यहाँ पे तो कुछ कहानी चल रही है, इनको भी बुलाओ। तो चंदा साहब बोले उधर से मुजफ्फर जंग को, अरे चलो तुम भी देखो, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, मेरा तो काम हो ही रहा है, तुम भी साथ में चलो, तुम्हारा भी काम निपट जाएगा, तुम भी राजा बन जाओगे। तो वहाँ से दूसरी तरफ से मुजफ्फर जंग भी आ गए डुप्ले से सहायता मांगने। डुप्ले ने कहा ठीक है, अब चलो हम चलते हैं, पार्टी हम लोग की बन गई है मजबूत, चलो हम लोग चलेंगे और हरा देंगे। और इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है किसकी, कर्नाटक युद्ध की। एक तरफ हो गए मुजफ्फर जंग, चंदा साहब, फ्रांसीसी, दूसरी तरफ नासिर, अनवरुद्दीन और अंग्रेज, तीन तीन की लोगों की टीम बन गई। अब युद्ध हुआ। इस युद्ध के मान लीजिए एक तरीके से दो फेज थे, हुए। पहले फेज में क्या क्या घटनाएं होती हैं वो देखिए। पहले फेज में क्या हुआ कि ये जो फ्रांसीसी के डुप्ले साहब थे, इन्होंने क्या किया, अनवरुद्दीन साहब की हत्या कर दी, ये साहब को एलिमिनेट कर दिया। नासिर साहब को भी कैद कर लिया और गद्दी पर कौन बैठ गए, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब बैठ गए। मतलब फर्स्ट फेज में विजय किसको मिल गई, फ्रांसीसियों की। लेकिन कहानी अभी बाकी थी, पिक्चर अभी बाकी थी। कैसे बाकी थी, ये जो अनवरुद्दीन साहब थे, इनके बेटे थे। इनके बेटे कौन थे, मोहम्मद अली। ये त्रिचनापल्ली के किले में जाके छुप गए सेना के साथ में, और उस समय फ्रांसीसियों ने इनको कुछ नहीं किया। लेकिन चंदा साहब को डर लगा हुआ था कि कहीं ऐसा न हो जाए कि पापा का बदला लेने बेटा आ जाए, और उसने कहा फ्रांसीसियों से कि भैया इनका भी कुछ कर दो, नहीं आगे जाके फिर हमको परेशान करेंगे तो फिर आएंगे, उससे अच्छा भी काम निपटा दो। तो फ्रांसीसियों ने कहा ठीक है देखते हैं। खबर मिली मोहम्मद अली को कि फ्रांसीसी फिर से आ रहे हैं। ये भाई साहब कहाँ पहुँचे, ब्रिटिशर्स की सहायता मांगी। लेकिन ब्रिटिशर्स बेचारे क्या, ब्रिटिशर्स पहले वॉर में तो हार ही गए थे, सेकेंड वॉर के फर्स्ट फेज में भी इनकी कुछ नहीं चली। अब ये डरे बैठे कि भैया अब तो हम लोग बची कुछ इज्जत भी हमारी चली जाएगी, ऐसे तो नहीं होगा। तो जैसे रॉकी भाई वाली पहली पिक्चर आपने देखी थी KGF 1 में, पीछे से लड़का हाथ उठाता है, वैसे यहाँ पर भी सब लोग पूछे भाई कौन, किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि जाएगा फ्रांसीसियों के पास। पीछे से एक साहब हाथ उठाते हैं, जिनको स्वर्ग से उतरा एक तरीके से सेनापति कहा जाता था, स्वर्ग से उतरा सेनापति, जो थे रॉबर्ट क्लाइव साहब। बोले मैं जाऊंगा। सब बोले अरे सोच समझ के जाना, ऐसा जल्दबाजी में मत चले जाओ। बोले नहीं मैं जाऊंगा, मैं तो भारत को जीतने आया हूँ, देखता हूँ क्या होता है। 500 लोगों को इन्होंने लिया और निकल पड़े। अब सब सोच रहे थे देखते हैं क्या करता है। 500 लोग तो लेके चला गया है। तो इसने एक हिसाब लगाया, अरकाट में ही उस समय चंदा साहब था, और रात के समय में अरकाट में इसने खूब बम फोड़े। इतना बम फोड़ा कि चंदा साहब को लगा कि अरे मेरे ऊपर अटैक हो गया है। और चंदा साहब की जो सेना त्रिचनापल्ली में थी उसको उसने वापस बुलवा लिया कि भैया जल्दी आओ, मेरे ऊपर अटैक हो गया है। और जब ये सेना वापस आ रही तो पीछे से मोहम्मद अली और ब्रिटिशर्स की सेना ने अटैक करके इनको परास्त कर दिया और चंदा साहब को कैद कर लिया गया। तो इस तरीके से जो फेज़ 1 था किसके नाम, फेज़ 1 था फ्रांसीसियों के नाम, फेज़ 2 हो गया रॉबर्ट क्लाइव यानी कि ब्रिटिशर्स के नाम। और इस तरीके से सेकेंड कर्नाटिक वॉर ड्रॉ में समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सेकेंड युद्ध भी समाप्त हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या कहानी होती है। चंदा अली ने फ्रांसीसियों से मोहम्मद अली को हराकर त्रिचनापल्ली पर नियंत्रण करने को कहा। मोहम्मद अली ने अंग्रेजों से सहायता मांगी, पर 2 युद्धों में हार के बाद वो तैयार नहीं थे। स्वर्ग से उतरा सेनापति कहे जाने वाले रॉबर्ट क्लाइव ने सहायता करना स्वीकार किया। 500 सैनिकों की सहायता से आगे बढ़ा। अरकाट में उसने कई पटाखे फोड़े। चंदा साहब को लगा बड़ी सेना ने आक्रमण की, उसने अपनी सेना त्रिचनापल्ली से वापस बुला ली। और इस प्रकार से क्या हुआ, युद्ध में उसने पराजय का स्वाद चखा चंदा साहब ने, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ। इस बीच यूरोपीय कंपनियों ने धन लेकर क्षेत्रीय राज्यों की सहायता करना अपनी फितरत बना ली और इसे व्यापार की तरह लाभ का साधन बना ली। जहाँ भी अब डिस्प्यूट होता ये एक एक का पक्ष लेते और उनके बीच बिहार पर कहते कि भैया तुम्हारी सेना की रखवाली करो, ये करो वो करो, हम तुम्हारा देख लेंगे सब। तो एक तरीके से इन्होंने अपना पूरा कंट्रोल बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो सेकेंड कर्नाटक वॉर समाप्त हुआ। परिणाम इसका क्या हुआ, अब ये हो गया था कि
किंग मेकर की भूमिका में एक तरीके से ये आ गए थे। किंग तो भले नहीं बने थे, लेकिन किंग मेकर ये लोग बनने लगे थे, और ख़ासतौर के ऊपर कौन, फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स, यही दो थे। पांडिचेरी की संधि से सेकेंड वॉर ख़त्म हो गया, लेकिन फिर से क्या हुआ, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच वर्ल्ड में एक 7 ईयर वॉर होता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, वो शुरू हो गया। और जब ये शुरू हुआ तो इसका इम्पैक्ट फिर से इंडिया में पहुंचा। 1756 से लेकर 1763 तक ये चला 7 ईयर वॉर, और इसका इम्पैक्ट इंडिया में पहुंचा। लेकिन जब ये इंडिया में आया तो फ्रांसीसियों ने एक गलती कर दें या जो भी कहें, उन्होंने डुप्ले को वापस बुला लिया था और उसकी जगह दूसरा गवर्नर भेज दिया था। ठीक है, दूसरा गवर्नर भेज दिया था, और जो डुप्ले के जैसा बिल्कुल भी निपुण नहीं था। तो 1760 में वांडी वॉश में फिर से इनके बीच में फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध होता है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया आयरकूट ने। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट ने किया। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया, काउंट दलाली ने किया। लेकिन ये इतना निपुण नहीं था, और फाइनली क्या हुआ, फाइनली फ्रांसीसी यहाँ से हार गए। और सिर्फ यही नहीं, 7 ईयर वॉर में भी इनकी हार हुई, और पेरिस की संधि से ये समाप्त हुआ, और फाइनली फ्रांसीसी वर्ल्ड में भी हारे और यहाँ भी हारे। और यहाँ के हार का परिणाम क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स अब सोलो पावर बन गए थे, अब उनकी मोनोपोली चलने लगी। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया फ्रांसीसियों की, भैया देखो तुम्हें यहाँ रहना है तो बस जो हम कहें उस हिसाब से व्यापार करो, ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करना है। यहाँ के राज्यों को भी कहा गया कि इनसे फ्रांसीसियों से आपको दूर रहना है। और अब एकदम से किंग मेकर की भूमिका में आ गए कौन, ब्रिटिशर्स। और सेकेंड कर्नाटक वॉर ने इस तरीके से ट्रेडर से किंग मेकर बना दिया किसको, ब्रिटिशर्स को, और यूरोपियन पावर में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे किंग मेकर से किंग बने कौन, ये अंग्रेज। और इसमें हम देखेंगे बंगाल पर कैसे इन्होंने अपना विजय प्राप्त किया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग पूछ लीजिए अभी, और नहीं अभी क्वेश्चन है तो फिर से रिवाइज़ करिएगा, नोट्स बनाइएगा, बिल्कुल कहानी जैसा ही है। फिर से रिवाइज सुनिएगा, सुनते सुनते ही सब याद हो जाएगा। यही क्वेश्चन आते हैं, कहाँ पे कौन सी संधि से थर्ड 7 ईयर वॉर समाप्त हुआ, कौन सी संधि से ऑस्ट्रिया का युद्ध समाप्त हुआ, कौन सी संधि से सेकंड कर्नाटक वॉर समाप्त हुआ, थर्ड वॉर कब हुआ, यही सब क्वेश्चन आता है। और कुछ भी नहीं आता है, किस सेना में कौन था, किसका पक्ष किसने लिया, बस एक कहानी की तरह से याद करेंगे, कौन नेतृत्व कर रहा था, सब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो फिर से आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम भी कर सकते हैं। और कल फिर मिलेंगे हम लोग। कल फिर हम लोग किसकी बात करेंगे, बंगाल की अंग्रेज़ों की विजय की बात करेंगे। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू।